हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेना सर क्लासेस। राधे राधे। देखो, आज हम नीट के लिए एक तो जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका केमिस्ट्री का, केमिकल बॉन्डिंग, डिटेल में नहीं जाएंगे। जो प्लस 11 का पोर्शन है उसको हम बाद में पढ़ेंगे नीट के बाद। लेकिन आज जो पढ़ेंगे नीट में जो क्वेश्चन आता है केमिकल बॉन्डिंग से, कौन कौन सा हेडिंग से हम पढ़ेंगे। देखो, आप जानते हो जो टाइप ऑफ बॉन्डिंग तुम पढ़े थे 11th में, क्या क्या था। एक तो है मेरा आयोनिक बॉन्ड, नंबर 2 कोवैलेंट बॉन्ड, नंबर 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, नंबर 4 हाइड्रोजन बॉन्ड। है बात समझ में? ओके बेटा, ये तुम्हारा है जो 11th का जो पोर्शन था, ये थ्योरी पोर्शन है। लेकिन बेटा तुम्हारा नीट के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो कौन कौन सा हेडिंग में हम पढ़ेंगे। देखो, ये वाला देखो, आज हम पढ़ने वाले हैं। स्टार्टिंग करेंगे कहाँ से? फैजेंस रूल से। जो इम्पोर्टेंट है फैजेंस रूल नंबर 1 पढ़ेंगे। नंबर 2 में पढ़ेंगे टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन, कैसे कोई भी मॉलिक्यूल का जो कौन सा टाइप का हाइब्रिडेशन होगा, ये तो हर साल नीट में आने वाला है। टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन, कोई भी मॉलिक्यूल दे देगा, न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो, नहीं तो आयन हो, ओके, नहीं तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो। मैं जो उसका छोटा छोटा शॉर्ट ट्रिक आपको बताऊंगा कैसे आप कोई भी आयन का हाइब्रिडेशन बिना VSEPR थ्योरी डाल के अप्लाई करके तुम कैसे निकालोगे। ओके, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ओके, उसके बाद हम पढ़ेंगे मॉट थ्योरी, जो सबसे बेटा इंपॉर्टेंट है। मॉट थ्योरी, ये तीनों हेडिंग में हम पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में डिसाइड करेंगे। क्लियर? सो पहले हम पढ़ेंगे फाजन्स रूल। देखो, सो फाजन्स रूल क्या करता है। देखो, आप लोग जो मैंने बोला आपको, आयोनिक बॉन्ड, कंप्लीट आयोनिक, कंप्लीट कोवैलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्लियर, एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन जो आपका फाजन्स रूल है, देखो ध्यान से सुनना बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट के लिए। फाजन्स रूल क्या कहता है बेटा, कोई भी आयोनिक बॉन्ड का अगर कुछ कोवैलेंट कैरेक्टर निकला, आयोनिक की बॉन्ड होगा, आयोनिक कंपाउंड का कोवैलेंट कैरेक्टर, व्हिच इज एक्सप्लेन्ड बाय फाजन्स रूल। सो फाजन्स रूल के बारे में पहले पढ़ेंगे। फाजन्स रूल देखो कौन सा है, उसका क्वेश्चन भी कर देंगे हम। देखो, कोई भी पॉजिटिव आयन, आप जानते हो जब आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो एक तो एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट छोड़ देता है, एंड कौन क्या बनेगा वो पॉजिटिव आयन, मतलब कटायन। एंड जो वो इलेक्ट्रॉन को लेगा उसको वो क्या बोलेगा, अनायन बनेगा। सो ये बेटा मेरा चला कटायन, ये बेटा चला मेरा आनियन। आएगा समझ में? देखो, ये ऑपोजिट चार्ज है। आप जो कूलम्ब्स में पढ़े थे 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में, कोई भी ऑपोजिट चार्ज जब आएगा वो अट्रैक्ट करेगा। देखो, ये पहले आनायन का ऐसा शेप था, जब काटन उसको पुल करेगा, सो काटन का साइज कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, लेकिन आनायन का थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा। क्यों? बिकॉज उसको पुल करेगा। सो ये जो पुल किया, कौन पुल किया रे? काटायन। जो टेंडेंसी में काटायन आनायन को खींचेगा, जो टेंडेंसी में, उसको बेटा हम क्या बोलेंगे बेटा? पोलराइजिंग पावर। आएगा समझ में? सो मतलब पॉजिटिव आयन जिस टेंडेंसी में आपका नेगेटिव आयन को पुल करेगा, दैट इज कॉल्ड एज पोलराइजिंग पावर। एंड जो टेंडेंसी में आनायन का शेप, देखो ऐसा था, ये जो हो गया एक जैसा हो गया। जो टेंडेंसी में आनायन का शेप डिस्टॉर्टेड, इसको क्या बोलते हैं हम? डिस्टॉर्टेड। जब डिस्टर्ब हो जाएगा वो टेंडेंसी को बोलेंगे पोलराइजिबिलिटी। आइए समझ में? एक तो होता है पोलराइजिंग पावर, एक तो होता है पोलराइजिबिलिटी। मतलब काटायन का रहेगा पोलराइजिंग पावर, आनायन को हो जाएगा पोलराइजिबिलिटी। पूरा क्लियर? सो क्वेश्चन कैसा आएगा? देखो, क्वेश्चन कैसा आएगा, इसको मिटा देते हैं बेटा। फॉर एग्जाम्पल एक तो लेंगे। देखो, सपोज आपको क्वेश्चन में पूछेगा, देखो Na प्लस देन Be2 प्लस Al3 प्लस C4 प्लस। सो ये ऑल आर कैटायंस। ध्यान से सुनना बेटा, ऑल आर कैटायंस। सो इन चारों में से तुमको पूछेगा
कोवैलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर मतलब द इंक्रीजिंग ऑर्डर नहीं तो डिक्रीजिंग ऑर्डर। ध्यान से सुना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। तुम लोगों को क्या करना है, देखो ये जो टेंडेंसी में कैटआयन आयन को पुल करेगा, मतलब तुम जानते हो पुल, देखो साइज आपका जितना छोटा रहेगा, एटम का साइज जितना छोटा रहेगा सो उसका पुलिंग पावर उतना बढ़ जाएगा, मतलब पोलराइजिंग पावर उसका बढ़ जाएगा। सो मतलब देखो Na प्लस, इधर चार्ज कितना है +1, इधर कितना है +2, इधर है +3, इधर है +4, मतलब सबसे छोटा साइज किसका है बेटा, C4+ का। क्यों, बिकॉज 4 ठो इलेक्ट्रॉन गया है, 3 ठो इलेक्ट्रॉन गया है, 2 ठो इलेक्ट्रॉन गया है, 1 इलेक्ट्रॉन गया है। सो इनका कंपैरिजन में C4+ का कंपैरिजन में सोडियम का साइज बड़ा है, सो इसका साइज छोटा है, बड़ा क्लियर। सो इसका C4+ का क्या रहेगा, आपका पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा रहेगा। मतलब रूल क्या कहता है, फाजर्स रूल क्या बोलता है, देखो फॉर एग्जाम्पल देखो मैं लिख देता हूँ, हाइयर इज द चार्ज, greater is the polarizing power, higher is the charge, greater is the polarizing power, and जब पोलराइजिंग पावर बढ़ जाएगा बेटा याद रखना, हाइयर दी पोलराइजिंग पावर, greater is the कोवैलेंट कैरेक्टर। आएगा समझ में, चार्ज जितना बढ़ जाएगा साइज उतना छोटा हो जाएगा, सो पोलराइजिंग पावर बढ़ जाएगा एंड उसका कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा। अगर देखो बेटा यहाँ से तुमको पूछ देगा, ये तो आयन फॉर्म में दिया, अगर आपको कंपाउंड फॉर्म में दे दिया, पूछ देगा क्या पूछेगा आपको, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। आप लोग जानते हो आयनिक बॉन्ड में 11th में आयनिक बॉन्ड का जो आयनिक कंपाउंड जो कैरेक्टर होता है उसका बॉन्ड मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, सो इसके लिए उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई रहता है इन कंपैरिजन टू कोवैलेंट कैरेक्टर। सो देखो C+4 का सबसे साइज छोटा है, सो कोवैलेंट कैरेक्टर उसका ज्यादा है, सो मतलब पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। अगर कोवैलेंट कैरेक्टर बेटा ज्यादा हो गया, सो हम क्या लिख सकते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। आई बात समझ में। सो ये हो गया हमारा सबसे ज्यादा कोवैलेंट इन नेचर। ये अगर ये कोवैलेंट हुआ सबसे ज्यादा, उससे छोटा क्या रहेगा L3+, उसके छोटा रहेगा Be2+, एंड सबसे छोटा रहेगा क्या Na+। इसलिए तो हम बोलते हैं NaCl आयनिक कंपाउंड, एंड CCl4। देखो इसका कंपाउंड फॉर्म में लिखने से NaCl हो जाएगा, इसको सब लिखेंगे CCl4, मतलब ये आप जानते हो नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर इन नेचर, कोवैलेंट इन नेचर। आई बात समझ में। सो ये वाला एक हो गया, ओके। सो उसके बाद देखो ये सिर्फ कैटआयन के लिए गया। अगर सिमिलरली जो पोलराइजिबिलिटी हुआ था, ये पोलराइजिंग पावर, उसके बाद आपको चलेगा पोलराइजिबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल देखो कोई भी हाइड्रोजन ले लो, कोई भी हाइड्रोजन का देखो सपोज F-, Cl-, Br-, I-, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। सो देखो तुम जानते हो ये कौन सा 7th ग्रुप का एलिमेंट्स है, सब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। इससे सबसे बड़ा साइज कितना किसका है, I- का, क्योंकि तुम जानते हो पीरियडिक टेबल में जब एक पर्टिकुलर ग्रुप में जब ऊपर से हम नीचे तक चलेंगे साइज ग्रेजुअली इंक्रीज ड्यू टू एडिशन ऑफ द न्यू सेल्स। सो देखो इसका पोलराइजिबिलिटी इज हायर, आएगा समझ में, पूरा क्लियर। सो इसको बस काटन इस तरह लगा दो, काटन साइड में लगा देने से आपका कंपाउंड बन जाएगा। आप अगर देखो जो भी क्वेश्चन आएगा तुमको देखना है, बस उसको डिसोशिएट कर दो, जिसके ऊपर जितना चार्ज रहेगा बस चार्ज को आप कंपेयर कर लो। जिसका ज्यादा चार्ज रहेगा पॉजिटिव चार्ज रहेगा उसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, एंड नेगेटिव आने वाले केस में जिसका देखो साइज सबसे बड़ा रहेगा, सो उसका पोलराइजिबिलिटी मैक्सिमम हो जाएगा। तो रूल लिखते हैं, तो हाइयर दी, देखो क्या रूल है, हाइयर दी पोलराइजिबिलिटी greater is the covalent character, higher the polarity character, and जिसका बेटा देखो जिसका कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा उसका आयनिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। greater is the covalent character and lesser
and lesser is the ionic character. Ionic character. Ionic character. आएगा समझ में? ध्यान से देखना बेटा, पूरा क्लियर। देखो ये पर्टिकुलर ग्रुप में मैंने पूछा, पर्टिकुलर ग्रुप में पूछा है। अगर आपको अलग अलग ग्रुप में दे देगा तो कोई दिक्कत नहीं। अब बस देखो कभी कभी क्या करता है, कैटायन को कांस्टेंट रख के आनायन को चेंज कर देगा, कभी कभी क्या करेगा, आनायन को कांस्टेंट रख के कैटायन को चेंज कर। बस आप उसको तोड़ दो, डिसोसिएट करने के बाद देखना किसके ऊपर कितना चार्ज आता है। जिसका सबसे ज़्यादा कैटायन केस में पोलराइजिंग पावर सबसे ज़्यादा किसका रहेगा, जिसका चार्ज सबसे ज़्यादा है। आएगा समझ में? सो ये एक तो क्वेश्चन गिन गिन के क्वेश्चन लो बेटा। Huggins rule हो गया, पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजिबिलिटी ऑफ आयन, पोलराइजिबिलिटी ऑफ पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। आएगा समझ में? 4 ठो कंपाउंड दे देगा, आपको बोलेगा सबसे ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर किसका है, सबसे ज़्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर किसका है। आराम से निकाल दोगे। बस मैं जो रूल बताता हूँ बेटा बस उसके हिसाब से चलो आप। चलो ये हो गया आपका Huggins रूल। उसके बाद बेटा देखो और जो इंटरेस्टिंग जो है हाइब्रिडेशन, ओके, उसको हम पढ़ने वाले हैं। देखो टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन, टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन। देखो ये जो हाइब्रिडेशन चैप्टर है बेटा, जो पोर्शन है हाइब्रिडेशन का मतलब क्या होता है। देखो जो तुम एस पी डी एंड एफ, जो 4 तो ऑर्बिटल है आपका, 4 तो जो ऑर्बिटल है एस पी डी एफ, मतलब एस पी डी एंड एफ, इसको तो पकड़ के चलेगा ना, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। मतलब इसको हम बोलेंगे बेटा क्या है, हाइब्रिडाइजिंग। और एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल और हाइब्रिडाइजिंग, हाइब्रिडाइजिंग ऑर्बिटल। मैं जब आपको एक तो बढ़िया रूल बताऊंगा, मतलब बिना पेन एंड पेपर में आप कोई भी मॉलिक्यूल का टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन कैसा है, कितना है, आप आराम से निकाल दोगे। बिना VSEPR थ्योरी डाल के हर किताब में बेटा वही रहता है, VSEPR थ्योरी, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। उसको बेटा आपको अप्लाई करने में कम से कम 2 मिनट तो लगेगा ही। लेकिन मैं आज आपको एक तो शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। लेकिन एक दिक्कत है बेटा, पीरियडिक टेबल में जैसे लिखूंगा उसको आप याद करना है। एग्जाम्पल देके बताऊंगा। ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल होता है बेटा, ये सबका एनर्जी थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, किसका एनर्जी किसके साथ समान नहीं है, अगर समझ में, लेकिन मतलब स्लाइटली डिफरेंस इन एनर्जी। लेकिन जब इनको हम मिला देते हैं तो क्या बन जाता है बेटा, हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल। आप तो जानते हो कि थ्योरी में when 2 or more than 2 hybridizing orbital having slightly different energy get overlap, they form equal number of hybrid orbital। मतलब जितना हाइब्रिडाइजिंग ऑर्बिटल मिलेगा, मिक्स हो जाएगा, उतना नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएगा आपका। लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाइब्रिडाइजिंग ऑर्बिटल एंड हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिडाइजिंग ऑर्बिटल में क्या बोला, स्लाइटली डिफरेंट इन एनर्जी। लेकिन जितना बेटा हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा सबका एनर्जी क्या होता है, सेम हो जाएगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल। ओके, सो ये हो गया आपका बेसिक। ओके, सो देखो कौन सा हेडिंग में हम हाइब्रिडेशन पढ़ेंगे बेटा, टाइप ऑफ हाइब्रिड। उसके बाद हम चलेंगे, मैं पर्टिकुलरली आपको नीट के लिए बोल रहा हूँ, नीट के लिए। ऐसे तो 11 के लिए पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अभी मैं 3 को नीट का एग्जाम है ना, उसके हिसाब से मैं चल रहा हूँ। टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन, हाइब्रिडाइजेशन। ओके, नंबर 1 बेटा आप जानते होंगे sp, नंबर 2 sp2, नंबर 3 sp3। ये हो गया बेटा आपका 11th के लिए, ये 11th के लिए चलता है टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन। लेकिन एंट्रेंस के लिए बेटा थोड़ा आगे जाना पड़ेगा। 4 का आएगा sp3d, 5 में आएगा dsp2, 6 में आएगा sp3d2, 7 में आएगा sp3d3। ओके, आएगा समझ में। और 8 में भी चलेगा d2sp3। इतना आपका बेटा नीट के लिए है। ओके, ये तो आप जानते हो sp का शेप कितना है, कैसा है, लीनियर। sp2 का क्या है, ट्राइगोनल। इसको हम लिखते हैं लीनियर शेप, लीनियर। इसको बोलेंगे ट्राइगोनल, ट्राइगोनल। एंड इसको बोलेंगे टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। ओके, लेकिन बेटा यहाँ से जब ये चलेगा, देखो इसका शेप होता है क्या, ट्राइगोनल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, बाइपिरामिडल। ओके, इसका भी देखो dsp2 का भी उससे चलेगा। देखो टोटल नंबर ऑर्बिटल कितना है बेटा, 2 3 4, मतलब ये भी रहेगा आपका
टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल अगर अगर आपका लोन पेयर नहीं है, आप तो जानते होंगे लोन बीएससी पेयर थ्योरी क्या बोल रहा है आपको, लोन पेयर रिपल्सन ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर रिपल्सन। अगर एक भी अगर लोन पेयर रह गया तो मैं इस जो बोल लिख रहा हूँ शेप, ये उसका नॉर्मल शेप है बेटा। कौन सा शेप, ध्यान से सुनो, कौन सा शेप है बोला, नॉर्मल शेप। अगर समझ में, सो तुमको नीट में देखो क्या क्या क्वेश्चन हाइब्रिडेशन से आएगा, एक तो नॉर्मल शेप पूछेगा, एक तो एक्चुअल शेप भी पूछेगा। तुम देखना ठीक से क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है, नॉर्मल शेप पूछा है ना एक्चुअल शेप पूछा है। अगर देखो मैं लिखूंगा रूल, तो नॉर्मल शेप जो है एक्चुअल शेप वही रहेगा कब, जब नो लोन पेयर इज प्रेजेंट। अगर लोन पेयर नहीं रहा बेटा रिपल्सन नहीं होगा, इसीलिए उसका नॉर्मल शेप जितना रहेगा बेटा एक्चुअल शेप भी उतना रहेगा। है समझ में, ओके। सो उसके बाद चलो sp3d2, इसका क्या हो जाएगा बेटा, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। ये हो गया, मैं नॉर्मल शेप लिख रहा हूँ बेटा, कौन सा शेप लिख रहा हूँ, ध्यान से रखना, नॉर्मल शेप मैं बोल रहा हूँ, नॉर्मल शेप। कौन सा हाइब्रिडेशन का नॉर्मल शेप क्या है। उसके बाद आएगा बेटा आपका sp3d3, देखो sp3d3 का आपका क्या आ जाएगा रे, पेंटागोनल, पेंटागोनल बाईपिरामिडल, ओके sp3d3। इसका भी देखो d2 sp3 इधर हम लिखे थे ना sp3d2, इसका भी नॉर्मल शेप क्या है बेटा, sp3d मतलब देखो sp3d का आएगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, sp3d2 का आएगा ऑक्टाहेड्रल, एंड d2 sp3 का भी हो जाएगा बेटा आपका ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। आएगा समझ में, ये हो गया बेटा नॉर्मल शेप। लेकिन ये जो नॉर्मल शेप बेटा कब चेंज हो जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन द सेंट्रल एटम के ऊपर लोन पेयर है या नहीं। अगर एक मिनिमम एक तो लोन पेयर बेटा रहेगा तो आपका नॉर्मल शेप एक्चुअल शेप सेम नहीं रहेगा, चेंज हो जाएगा, ओके। चलो ये हो गया आपका नॉर्मल शेप। देखो अभी हम देखेंगे कि कौन सा हाइब्रिडेशन कैसे निकालना है। मैं आपको 4 तो हेडिंग में एक एग्जाम्पल लेके बता दूंगा, आप बस उसको अप्लाई करो। लेकिन उसको निकालने के लिए बेटा आपको बस इतना याद रखना है, देखो पीरियडिक टेबल का 1A में देखो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। सेकेंड ए में क्या रहेगा बेटा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोनशियम, बेरियम, रेडियम। ट्रिपल ए मतलब थर्ड ग्रुप में बोरॉन, एल्यूमिनियम। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मैं आपको बताने वाला हूँ आज को। मैंने बहुत शॉर्टकट टाइम में, एंट्रेंस में बेटा मेन होता है टाइम, जो जितना टाइम सेव करेगा उसका रैंक उतना बढ़ेगा, उतना क्वेश्चन वो ज़्यादा करेगा। लेकिन बेटा थोड़ा दिक्कत है, इसको बात याद रखना है, कौन सा एलिमेंट, मैं क्या बोलना चाहता हूँ, कौन सा एलिमेंट कौन सा ग्रुप में है। देखो बोरोन, आयरन, गैलियम, इंडियम, देन थैलियम। आई मेक हियर कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन एंड लेड। देन उसके बाद चला VA, कौन सा रहेगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी, देन बिस्मथ। देन VII में VI में क्या रहेगा, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। VII में क्या चलेगा बेटा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन, ओके। देन लास्ट को क्या चला, VIII। 8th ग्रुप में हाइड्रोजन इधर है, जस्ट उसका अपोजिट में क्या रहेगा, हीलियम, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, देन आपका रेडॉन। मैं इसको क्यों लिखा, तुम बोलोगे सर आप तो हाइब्रिडेशन पढ़ा रहे हो, लेकिन पीरियडिक टेबल क्या काम है। मुझे बेटा VSA पेयर थ्योरी नहीं अप्लाई करना है, मुझे चाहिए बस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है बेटा वही मुझे चाहिए, ध्यान में रखना। देखो इसका लिखने का मतलब यही है बेटा, मैं उसका रूल लिख देता हूँ, देखो ग्रुप नंबर अप टू कितना है, अप टू देखो बेटा मैं वैलेंस नहीं निकाल रहा हूँ बेटा, ध्यान से सुना, मैं वैलेंस नहीं लिख रहा हूँ। ग्रुप नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आएगा समझ में। सो जो ग्रुप में जो एलिमेंट है बेटा उसका नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतना है, उसको लेके आप मुझे पूछो, मैं कोई भी मॉलिक्यूल का बिना पेन पेपर पकड़ के मैं आपको निकाल दूंगा, गारंटी है। मैं जो जानता हूँ वही आपको शेयर करता हूँ। देखो इंपॉर्टेंट है, देखो फॉर एग्जाम्पल मैं क्या लिख रहा है, नंबर ऑफ ग्रुप नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आएगा समझ में।
इसको पॉज करके आप देखना, आई बात समझ में। चलो मैं मिटा देता हूँ उसको। देखो एक तो एग्जाम्पल लेने से आपको समझ में आ जाएगा। सपोज बेटा आपको देखो मैं कैसे बोल रहा हूँ, ये सबसे शॉर्टकट ट्रिक है बेटा। मैंने कौन सा मॉलिक्यूल का कौन सा हाइब्रिडेशन है, आएगा समझ में। मतलब मॉलिक्यूल का हाइब्रिडेशन मतलब कोई मॉलिक्यूल का हाइब्रिडेशन नहीं होता बेटा। मॉलिक्यूल में जो सेंट्रल एटम है, कौन सा एटम का हाइब्रिडेशन निकलते हैं हम, सेंट्रल एटम। ओके, सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम। फिर बोलोगे तुम सर सेंट्रल एटम कैसे जानेंगे, अरे ये तो इजी है। एक मॉलिक्यूल में जिसका नंबर सबसे कम होता है उसको क्या बोलेंगे हम, सेंट्रल एटम। आएगा समझ में। देखो फॉर एग्जाम्पल हम निकालेंगे एक तो न्यूटन, कौन सा विषय, एक तो फॉर न्यूट्रल मॉलिक्यूल, न्यूट्रल मॉलिक्यूल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल। ओके, सो न्यूट्रल मॉलिक्यूल का फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, देखो H2, H2 कोई भी, मैं एक तो बोलोगे सर ये तो इजी है, कोई भी तुम करके देखो ना, ठीक है। तुम्हारा H2 नहीं, देखो मैं कौन सा निकाल रहा हूँ, XeF2, आएगा समझ में। जेनॉन डाइफ्लोराइड, आएगा समझ में। ध्यान से सुना बेटा, बहुत हेल्पफुल होगा आपको। बिना पेन पेपर पकड़ के आप कर दोगे। देखो बस आपको याद रखना, जेनॉन कौन सा ग्रुप है बेटा, 8th ग्रुप। 8 अभी लिखा ना पीरियड टेबल में, 8th ग्रुप में क्या बोला आपको, जो एलिमेंट जो ग्रुप में है उसका नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतना ही है, आएगा समझ में। सो जेनरल है सेंट्रल एटम कितना है, 8। ओके, प्लस फ्लोरीन जिसके साथ बेटा बॉन्ड करता है, कितना बॉन्ड करता है, 1 बॉन्ड, वैलेंस 1। सो मतलब 2 है बाई 2, 10/2 इजिकल कितना है बेटा, 5। 5 मतलब 5 नंबर ऑफ ऑर्बिटल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल। ये जो रूल बेटा मैं लिख रहा हूँ ना, ये नीट बच्चों के बहुत इजी, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हेल्पफुल रहेगा। कभी कभी क्या होता है बच्चे लोग जब कोई डी ब्लॉक एलिमेंट डाल देता है तो कॉन्फ़िगरेशन लिखने में बहुत टाइम चला जाता है। तो ये शॉर्टकट ट्रिक है देखो बेटा। सो इसका रूल को मैं लिख देता हूँ, आपको आसानी होगा। देखो कोई भी मॉलिक्यूल का मतलब न्यूट्रल मॉलिक्यूल, पहले न्यूट्रल के लिए बोल रहे हैं हम, वही सेम रूल है। देखो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू, देखो कैसे लिखेंगे हम, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम। ओके, पूरा क्लियर। प्लस टोटल नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड, टोटल नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड अटैच्ड होल डिवाइडेड बाय बेटा 2, बस इतना आपको करना है। सेंट्रल एटम का टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, उसके बाद उसके साथ कितना आपका सिंगल बॉन्ड आ रहा है, होल डिवाइडेड बाय 2। जितना बेटा आया वो हो गया आपका नंबर ऑफ क्या, हाइब्रिड ऑर्बिटल। अगर नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल बेटा आपको पता चल गया तो आराम से कर दोगे तुम, कौन सा हाइब्रिडेशन। देखो फॉर एग्जाम्पल देखो कैसे लिखेंगे, उसको यहीं पर हम लिख देते हैं। देखो अगर डिवीजन बाई 2 के बाद अगर मेरा 2 ठो ऑर्बिटल है, मतलब कौन सा हाइब्रिडेशन, sp। 3 ठो आया बेटा तो sp2, 4 ठो आया तो क्या हो जाएगा sp3 बेटा, आएगा समझ में। ओके, सो 5 ठो आएगा तो बेटा क्या हो जाएगा sp3d। 6 ठो आएगा, अगर डिवाइड 2 करने के बाद 6 आएगा तो क्या होगा sp3d2, नहीं तो d2sp3। ओके, देन 7 आए तो बेटा क्या होगा sp3d3, आएगा समझ में। ओके, ये है मेरा नंबर ऑफ हाइब्रिड जो डिवीजन किया ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड डिवाइड बाय 2। ओके, ये हो गया आपका टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। आराम से बेटा, बहुत अच्छा लगेगा। देखो एक तो न्यूट्रल ले लिए, अभी एक तो आयन के लिए बनाते हैं। चलो एक तो बेटा आयन बनाएंगे। देखो ये जो आयन बेटा पूछता है, आयन पूछता है बेटा, ध्यान से देखना। सपोज फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा SO4 2-, ये मॉलिक्यूल का अभी हम हाइब्रिडेशन निकाल, चुटकी में हो जाएगा बेटा, चुटकी में। ओके, बस ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। पहले आपको देखना है सेंट्रल एटम कौन सा है, सल्फर कौन सा ग्रुप में, वही 6th ग्रुप, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलुरियम पोलोनियम। सो 6 प्लस कितना ऑक्सीजन है बेटा, ध्यान से सुनो बहुत अच्छा लगेगा। कितना ऑक्सीजन है, 4 ठो, और तुम जानते हो ऑक्सीजन का वैलेंस कितना है, 2। सो एक ऑक्सीजन जिसके साथ भी बॉन्ड करेगा 2 ठो बॉन्ड करता है बेटा। सो अभी कितना है, 4, मतलब 8 बॉन्ड हो गया आराम से। अभी कौन सा चार्ज है बेटा, नेगेटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन लिया है, इलेक्ट्रॉन लिया है मतलब कितना लिया है, 2 डिवाइडेड बाई 2, वही सेम रूल।
मैंने क्या ये मल्टीपल बॉन्ड के लिए ओके ना। सो कितना 814 2 16 16/2 इजकल 8 हो गया। लेकिन बेटा तुम जो जानते हो डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड होता है बेटा हमारा सिग्मा बॉन्ड, एक बॉन्ड होता है पाई बॉन्ड। आप तो 11th में पढ़े हुए सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है बेटा, हेड ऑन ओवरलैपिंग। कैसे, हेड ऑन ओवरलैपिंग होने से सिग्मा बॉन्ड बनेगा। मैं 11th का जब वीडियो बनाऊंगा तो आपको डिटेल में दे दूंगा ओके। पाई बॉन्ड जो बनता है कैसे बनता है बेटा, साइड वाइज ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग होने से पाई बॉन्ड बनेगा बेटा। आएगा समझ में। सो मुझे बेटा पाई बॉन्ड को नहीं लेना है, क्यों, मैं सिर्फ लूंगा सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड को, बिकॉज हेड ऑन ओवरलैपिंग होता है। पूरा क्लियर। सो 8 देखो, एक ऑक्सीजन में एक तो पाई बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड से एक पाई बॉन्ड होता है। मेरे पास कितना है बेटा 4। सो कितना माइनस हो जाएगा, एक ऑक्सीजन में एक तो पाई बॉन्ड है डबल बॉन्ड में, सो 4 माइनस कर देंगे -4। सो मतलब मैं कहना चाहता हूँ ओनली, देखो ये पे लिख देता हूँ नोट में मैं, ओनली we have to take sigma bonds ओके। आई बात समझ में। सो -4 करने से कितना हो गया 4। सो कितना आ गया हाइब्रिड ऑर्बिटल बेटा 4। सो कौन सा हाइब्रिडेशन है, sp3 हो गया। देखो सेम फॉर्मूला मैं आपको न्यूट्रल के लिए बता दिया। आप पॉज मार के अच्छे से देखो मैं कौन कौन सा वर्ड कैसे बोल रहा हूँ, किसके बाद किसको ऐड करना है। ये हो गया आपका अनयन के लिए। चलो एक तो बनाते हैं काटैन के लिए ओके बेटा। देखो काटैन के लिए कैसे बनाएंगे, देखो आराम से देखो। फॉर एग्जाम्पल हम लिए NH4+, अगर समझ में बेटा। देखो इधर भी सेम रूल चलेगा। सेंट्रल एटम कौन सा है बेटा, नाइट्रोजन। कौन सा ग्रुप में है, 5th ग्रुप। सो कितना वैलेंस 5 प्लस कितना हाइड्रोजन ऐड हुआ है 4 तो तुम जानते हो हाइड्रोजन का वैलेंस कितना है बेटा 1। सो +4 देखो ये कौन सा चार्ज है बेटा, प्लस चार्ज, मतलब एक इलेक्ट्रॉन गया है -1/2। कितना है देखो तो 5 4 9 8/2 इजिकल 4। मतलब कौन सा हाइब्रिडेशन बेटा, sp3। बॉन्ड अगर बेटा चेंज हो सकता है, बॉन्ड अगर चेंज हो जाएगा, शेप चेंज हो जाएगा, नॉर्मल शेप है एक्चुअल शेप ओके बेटा, लेकिन टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन का स्टार्ट रहेगा। ध्यान से देखना ओके। चलो और एक अनयन का जो एक्सेप्शनल क्वेश्चन है देखो, ये हो गया बेटा, ये IIT में आया था ओके। एक्सेप्शनल क्वेश्चन कौन सा है, I3 सिंगल माइनस। ध्यान से ये जो मॉलिक्यूल है बेटा, ये जो सॉरी आयन है, बार बार पूछता है आपको नेचर ऑफ हाइब्रिडेशन। देखो ये 3 आयोडीन है, मतलब ये कौन सा मॉलिक्यूल है, होमो मॉलिक्यूल। ध्यान रखना बेटा, वही सेम रूल में चलेगा। मैं जो डिवाइडेड बाई 2 किया उसी रूल में मैं हर कोई हाइब्रिडेशन निकाल लूंगा आराम से। देखो होमो में इधर रूल लिख देता हूँ, देखो फॉर देखो फॉर होमो मॉलिक्यूल ओके, जस्ट टेक one atom as the central atom आएगा समझ में। इधर 3 आयोडीन है बेटा। सो होमो मॉलिक्यूल, होमो मतलब जानते हो सेम। सो एक आयोडीन को हमको सेंट्रल एटम लेना है, बाकी 2 ट्रीटेड एज साइड बॉन्ड। तुम एंड रेस्ट आर treated as साइड बॉन्ड ओके बेटा। ये रूल को आप नोट करके रखो, बहुत जरूरी है, नीट में बहुत हेल्पफुल होगा आपको। सो देखो इसको हम निकालेंगे अभी। देखो 3 आयोडीन है, एक आयोडीन को मैंने सेंट्रल एटम ले लिया, आएगा समझ में। सो बाकी 2 जो है वो ट्रीटेड एज साइड बॉन्ड। देखो आयोडीन का कौन सा ग्रुप है, 7th ग्रुप बेटा। सो उसका वैलेंस 7 ओके। प्लस तुम जानते हो आयोडीन हाइड्रोजन का वैलेंस कितना होता है 1 ओके। सो 2 आयोडीन बचा 2, 7 + 2 9 हो गया। ये कौन सा चार्ज है बेटा, माइनस चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन लिया है। कितना इलेक्ट्रॉन लिया है, 1 इलेक्ट्रॉन। 7 2 9 1 10 ओके। 10/2 इक्वल 5 मतलब बेटा कितना हाइब्रिडेशन, 5 तो हाइब्रिड है बेटा, मतलब sp3d ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल मैं पहले लिख चुका हूँ, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ओके। जो ट्राई शेप जो होता है बेटा, देखो इसको मिटा देंगे हम। तुम वीडियो पॉज करके देखना बेटा कैसे निकालते हैं।
देखो जो नॉर्मल शेप होता है बेटा, मैं उसका लिख देता हूँ। देखो जो मतलब नीट में ज़्यादा आता है, देखो sp3d का जो शेप होता है, देखो कैसे ट्राइगोनल। कभी कभी बेटा क्या करते हैं, देखो ये जो एक्स मैंने लिखा है इसको बोलते हैं बेटा क्या, सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम आएगा समझ में, ये हो गया बेटा सेंट्रल एटम। बाकी जो देखो ये 3D और कोई स्ट्रक्चर बेटा 3D स्ट्रक्चर होता है, 3D, लेकिन बोर्ड होता है 2D। तो फ्रंट व्यू हम देखेंगे, बैक व्यू हम नहीं देख पाएंगे। ये हो गया हमारा कौन सा, ए शेप को क्या बोलेंगे रे, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ओके, उसके बाद आएगा बेटा sp3d2 ऑक्टाहेड्रल। देखो ये ऑक्टाहेड्रल का शेप, कभी कभी शेप भी पूछ देता है बेटा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, चार तो शेप दे देगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट शेप फॉर दैट मॉलिक्यूल। ओके, कोई मॉलिक्यूल का कौन सा शेप है। देखो ये हो गया सेंट्रल एटम, ये हो गया साइड बॉन्ड। ओके, सो इधर एक तो इधर एक तो, आएगा समझ में। अगर लोन पेयर नहीं है तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। क्लियर। ओके, सो ये दोनों हो गया। बाकी बच्चा बेटा क्या है मेरा, sp3d3 कैसा चलेगा, देखो पेंटागोनल बाइपिरामिडल। पेंटा सेंट्रल एटम हो गया, ये हो गया, ये हो गया, देखो इधर एक इधर एक, आएगा समझ में। इसको बोलेंगे क्या रे, पेंटागोनल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, बाइपिरामिडल, आएगा समझ में। देखो ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ये हो गया बेटा ऑक्टाहेड्रल। अगर लोन पेयर है बेटा तो तुम ऐसे करके लिख सकते हो, ऐसे करके लिख। ओके, कोई भी लोन पेयर होगा तो आराम से लिख पाओगे। सेंटर लोन पेयर कैसे आएगा बेटा, अगर तुम्हारा देखो देखो और एक रूल में बता देता हूँ, जो भी सिपेक्ट थ्योरी होता है आपका। ओके, सो उसके हिसाब से बेटा कौन सा मॉलिक्यूल में, देखो कभी कभी पूछ देता है नीट में क्या है, तो 4 तो मॉलिक्यूल देगा, बोलेगा क्या पूछेगा आपको, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स नॉर्मल शेप इज इक्वल टू द एक्चुअल शेप, और एक्चुअल शेप इज इक्वल टू द नॉर्मल शेप, आएगा समझ में। ओके, सो उसको करने के लिए बेटा आपको क्या रूल चाहिए, देखो रूल है इफ नो लोन पेयर, नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नो लोन पेयर, सेंट्रल एटम के ऊपर अगर बेटा कोई भी लोन पेयर नहीं आएगा, if no lone pair of electron is present on the central atom, रूल को बेटा ध्यान से नोट करके रखना, अप्लाई करना, आराम से हो जाएगा। सेंट्रल एटम, if no lone pair of electron is present on the central atom, then for that molecule एक्चुअल शेप, ध्यान से देखना, एक्चुअल शेप इज इक्वल टू नॉर्मल शेप, आएगा समझ में बेटा। ये रूल को बेटा ध्यान से देखना। ओके, एक्चुअल शेप इज इक्वल टू नॉर्मल शेप तभी होगा जब कोई भी मॉलिक्यूल का सेंट्रल एटम के ऊपर एक भी लोन पेयर नहीं रहेगा। लोन तुमको सर हमको कैसे पता चलेगा, तुम्हारा जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन में बोला ना जो रूल में, अगर सब 100 हो गए मतलब कोई बचा नहीं, तो देयर इज नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। पूरा क्लियर। सेकंड रूल क्या बेटा, ये रूल 1 हो गया। सेकंड रूल, अगर देखो एटलीस्ट मैं क्या लिखता हूँ, इफ एटलीस्ट 1 LP लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट ऑन सेंट्रल एटम, then actually देखो एक्सेप्शनल, एक्चुअल शेप not equal to the normal shape, आइए समझिए बेटा। ये दोनों रूल को आपको ध्यान से रखना है बेटा। कभी कभी नीट में देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछ देता है कोई भी मॉलिक्यूल के ऊपर कितना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, मतलब कोई भी मॉलिक्यूल का सेंट्रल एटम में ऊपर कितना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है बेटा, उसको भी पूछ देता है। तुम कैसे बोलोगे, तुम सारे ये क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तुमको बस देखना है सेंट्रल एटम पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, साइड में कितना सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, जो बचेगा, जो बच गया, सपोज NH3 फॉर एग्जाम्पल। देखो एक तो एग्जाम्पल हम बता देते हैं, देखो
एक तो फॉर एग्जाम्पल दो एग्जाम्पल ले लेंगे। देखो NH3, देखो NH3 में देखो सेंट्रल एटम में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 5 बेटा। ओके, अभी बोला मैं 5 तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हाइड्रोजन कितना बेटा? अगर यहीं पे 5 तो हाइड्रोजन होता, 5 इलेक्ट्रॉन 5 तो हाइड्रोजन होता, सो मतलब इसका नॉर्मल शेप एक्चुअल शेप सेम होता, लेकिन 5 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड हुआ है बेटा कितने के साथ? तीनों के साथ। और कितना बचा? 2। मतलब NH3 में नाइट्रोजन के ऊपर 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बच गया बेटा। ध्यान से देखना बेटा है। सिमिलरली देखो हम लिखेंगे HOH वाटर। ओके, H2 देखो तुम जानते हो ऑक्सीजन कौन सा ग्रुप में? बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, देखो बेटा ऑक्सीजन 6th ग्रुप में। सो कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 6। कितना बॉन्ड हो गया बेटा? 2। बाकी बचा कितना? 4। मतलब इधर 2 ठो लोन पेयर है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। देखो जितना लोन पेयर बेटा बढ़ बढ़ के जाएगा, जितना नंबर ऑफ लोन पेयर बढ़ जाएगा, वो शेप पूरा टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, बॉन्ड एंगल भी छोटा हो जाएगा। आराम से बॉन्ड एंगल तो जानते हो, तुम्हारा sp में 180 डिग्री, sp में 120 डिग्री एंड sp3 में तुम्हारा 109 डिग्री 28 मिनट। एंड बाकी जो के लिए है उसका 2 टाइप का एंगल होता है बेटा, एक तो एक्सियल एंगल, एक तो इक्वेटोरियल एंगल। मतलब कौन सा के लिए बोल रहा हूँ मैं? sp3d, sp3d2, sp3d3, उनका 2 ठो एंगल होता है बेटा, एक तो एक्सियल एंगल, एक तो इक्वेटोरियल एंगल। जो शेप मैंने बताया ना, ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल, ऑक्टाहेड्रल, पेंटागोनल, बाइपिरामिडल। ओके, ये सब डिटेल में आएगा आपका जो 11th का वीडियो में बनाऊंगा आफ्टर नीट। चलो ये हो गया बेटा आपका नंबर ऑफ लोन पेयर काउंट। उसके बाद बेटा लास्ट में आएगा आपका कौन सा बेटा? अच्छा काम करते हैं, जो सबसे यहाँ तक मैंने बता दिया आपको, मतलब फाजल्स रूल। देखो 2026 में जो नीट होगा ना बेटा, जरूर आएगा, श्योर आएगा, गारंटी। क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा देखो मैं बोल देता हूँ आपको। कौन सा हेडिंग में आज जितना पढ़े हम, जितना पढ़े क्वेश्चन का पैटर्न बेटा बहुत जरूरी है। अगर क्वेश्चन का पैटर्न नहीं जानोगे ना, कुछ नहीं कर पाओगे। ओके, नंबर 1 है जी, नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 देखो, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। नंबर 2 एक्चुअल शेप, एक्चुअल शेप, ये हेडिंग में आ सकता है। नंबर 3 नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ओके बेटा, ओके। उसके बाद आएगा देखो नॉर्मल शेप भी पूछेगा, नॉर्मल शेप, नॉर्मल शेप। ओके, ये बनाएगा। उसके बाद तुम्हारा आज जितना पढ़े हमें 5 में फाजल्स रूल से, फाजल्स रूल से, फाजल्स रूल से। ओके, मतलब मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, उसके बाद तुम्हारा कोवैलेंट कैरेक्टर, कोवैलेंट कैरेक्टर। उसके बाद क्या पूछेगा आपको? पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर। नहीं तो किसका, कौन सा आयन का पोलराइजेशन ज्यादा है, कौन सा आयन का पोलराइजिबिलिटी ज्यादा है? पोलराइजिबिलिटी। ओके, इतना हेडिंग में बेटा आपको नीट में क्वेश्चन पूछेगा। एंड और एक छूट गया में, देखो बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल आएगा समझ में। सो देखो एक पर्सन के लिए देखो इतना वेराइटी ऑफ क्वेश्चन सर है यार। मैं आज जो सोचा था कि आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी समझाऊंगा, लेकिन कल जो वीडियो बनाऊंगा आपको फिजिक्स का नहीं बनाऊंगा, तो मॉट थ्योरी जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का पूरा डिटेल बताऊंगा। मतलब कैसे उसका बॉन्ड वर्ड निकालोगे, स्टेबिलिटी, देन पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर, डायमैग्नेटिक कैरेक्टर, व्हिच मॉलिक्यूल एग्जिस्ट, व्हिच डज नॉट एग्जिस्ट। सो आज ऐड करने से ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। सो आज के लिए इतना है। कल मैं अगर वीडियो बनाऊंगा केमिस्ट्री का, तो मॉट थ्योरी आपको डिटेल में समझा दूंगा। अगर समझ में बहुत हेल्पफुल होगा नीट के लिए। ऑल द बेस्ट फॉर नीट। चलो, अगर वीडियो अच्छा लगता है बेटा तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। राधे राधे।